हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other. And watch the film. And yes, wait for me. वेट फॉर मी। अब हमारे हिस्से में इंतज़ार ही है, इरफान नहीं है। एक अच्छा कलाकार जब चला जाता है तो उसके अभिनय की अच्छाइयाँ बहुत रुलाती हैं, बहुत पीछा करती हैं। हमारी आपकी यादों में उसका अभिनय जहाँ तहाँ से निकल आता है, लगता है कि वो यहीं कहीं है, मगर वो अब नहीं है। 2013 में एक फिल्म आई थी लंच बॉक्स, और इरफान चाहते थे कि फिल्म आने के बहुत पहले समीक्षक देख लें और तब समीक्षा करें। उन्हें अपनी फिल्म और अपने अभिनय पर इतना भरोसा था कि बहुत लोगों को आमंत्रित किया दिल्ली के सिरीफुट ऑडिटोरियम में, और वहां पर हमें ये लंच बॉक्स मिला। तब से ये लंच बॉक्स जाने कहाँ गुम हो गया था, मगर आज इरफान के अभिनय की मानंद कहीं से निकल आया, उसके अभिनय की यादों की तरह से, कि ये अब इरफान के अभिनय का हिस्सा है। लंच बॉक्स का किरदार फर्नांडिस सबको याद होगा जिन्होंने ये फिल्म देखी है। कैसे फर्नांडिस के पास एक लंच बॉक्स भटकता हुआ चला आता है। वो लंच बॉक्स ईला का होता है और उसके ज़रिए दोनों बातें करने लगते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी की परतों को हटाकर देखने लगते हैं और मुंबई शहर को फिर से देखने समझने लगते हैं। 53-54 साल की ज़िंदगी रही इरफान की, मगर उनके अभिनय की ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि टीवी बहुत छोटी जगह है बात करने के लिए। यह कलाकार कैसा था 2013 की इसकी एक चिट्ठी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो उन्होंने उर्दू अदब के आलमी विद्वान शमसुर रहमान फारूकी साहब को लिखी थी। ईमेल के ज़रिए इरफान लिखते हैं और उनकी भाषा देखिए, अंग्रेज़ी में है जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। और इरफान लिखते हैं कि शमसुर रहमान साहब, आदाब। अपने लिखने के हुनर के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं अपने ख़यालों को शब्दों में नहीं लिख पाता, मगर फिर भी मैं काफ़ी समय से आपसे बात करना चाहता था और आखिरकार बात हो भी गई। सिनेमा के चलते मेरा कहानियों से वर्षों पुराना नाता रहा है। दर्शकों के साथ खुद को बांटने के लिए कहानियों से बड़ा कोई मंच नहीं है। कहानियाँ मेरा हिस्सा बन जाती हैं, मेरे साथ रहती हैं, महीनों और वर्षों तक मुझसे बार बार बातें करती रहती हैं। कहानियाँ जो ज़िंदगी के नई पहलुओं को कहती हैं, मुझे बेहतर बनाती हैं और मुझसे भी बातें करती हैं। संयोग से मेरी कुछ फिल्में हैं जिनका अदब से रिश्ता रहा है। शेक्सपियर की मैकबेथ पर विशाल भारद्वाज की मकबूल, पुलित्ज़र प्राइज़ विजेता झुम्पा लाहिरी की रचना द नेमसेक, जिसे मीरा नायर ने डायरेक्ट की थी, और हाल फिलहाल में द लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल की रचना पर बनी थी। दरिया में एक अकेला आदमी एक शेर के साथ कई महीनों तक रहता है। उसमें एक दर्शन था, जीव जंतु कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक दूसरे में भरोसा पा सकते हैं। कहते हैं ना कि आप किताबों को नहीं खोजते, किताबें आपको खोज लेती हैं। मुझे लगता है आपकी किताब ने मुझे ढूंढ लिया है। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, बहुत चकित हूँ, प्रभावित हूँ। जादू है आपकी किस्सा गोई में। भीतर की कितनी गहराई है, बाहर की चमक और उसके चले जाने के ख्याल ने मुझे चुप करा दिया है। आपकी रचनाओं में हुस्न बयान, तर्ज तहरीर, खूबसूरती,
मंत्रमुग्ध सम्मोहित कर देने वाला रुमानवी अंदाज, लज्जत हुस्न का कायल हो गया हूँ। मैंने जो कहा है वो आपकी रचनाओं के लिए कम है। ऐसा लगता है कि किताब की शक्ल में बाहर आने से पहले आपके भीतर दशकों तक घुमड़ती रही हो। जब से आपकी किताब पढ़ी है वो मेरे जहन में बस गई है, निकल नहीं रही है। लगता है उसने मुझे बांध लिया है। मैं इसे सिनेमा के दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आपकी किताब की खूबसूरती को बनाए रखूँगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे लिए जो हुक्म हो फरमाइएगा, मुंतज़िर रहूँगा। एक अदना सा एक्टर इरफान। उर्दू अदब के आलमी विद्वान यानी दुनिया भर में मशहूर साहित्यकार के सामने जब एक कलाकार खुद को अदना कहता है तो वो अपने अभिनय को ऊंचा मकाम देता है। इरफान के अभिनय में कई ऐसे ऊंचे मकाम हैं। जिस किताब के लिए वो ईमेल लिख रहे थे वो किताब ये है, कई चांद थे सरे आसमां, पेंगुइन ने छापी है। और एक बार इस किताब से गुजर कर देखिएगा, आप इसकी जादू से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। इरफान इस पर फिल्म बनाना चाहते थे, क्या वजह रही नहीं बन पाई, ये सब अब इतिहास है। लेकिन 2014 के एक इरफान से आपको मिलाना चाहता हूँ। अपने ही शहर जयपुर में जयपुर साहित्य सम्मेलन लिटरेचर फेस्टिवल में वो महमूद फारूकी के एक पैनल में मौजूद थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताओं को पढ़ रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी साहित्य की दुनिया की बहुत ऊंची हस्ती हैं, जिनकी रचनाओं तक जाने के लिए बहुत कम लोगों के पास साहस है। इरफान वाल्मीकि की कविताओं को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पढ़ रहे हैं। आप उस इरफान को देखिए, सुनिए और वाल्मीकि की कविताओं के जरिए इरफान को ढूंढ सकते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। वाह, बहुत बढ़िया। 29 अप्रैल को मुंबई में इरफान खान ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया और इसकी महफिल को अलविदा कह दिया। तो अब हमारे साथ मिहिर पांड्या हैं, जो फिल्म समीक्षक हैं, फिल्मों को पढ़ते लिखते रहते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए। मिहिर, मेरा सवाल यही है कि इरफान तो अब नहीं है, पर क्या सचमुच वो कलाकार नहीं है? रवीश, बहुत ही मतलब हम सब डरे हुए थे शायद पिछले 2 साल से, और हम सबके मन में आशंका थी कि ये दिन आएगा, लेकिन हम में से कोई भी शायद इसके लिए तैयार नहीं था। और इस समय पे जब हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत और मजबूती की ज़रूरत है, तब ये घटना हुई है। तो क्या कहें, मैं तो खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को क्या दिलासा दूंगा। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी जनरेशन का, या शायद आपकी जनरेशन का भी, हमारी जनरेशन का शायद सबसे बड़ा लीडिंग स्टार, सबसे बड़ा अभिनेता अगर कोई हमने देखा है, वो चला गया है आज। और कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है जिसमें इरफान को बांधा जा सकता है। वो जिस छोटी सी जगह से निकले, और मैं शायद मेरा इमोशनल कनेक्शन इसलिए भी है कि मैं भी उसी छोटी सी जगह से आता हूँ, और जहां तक वो पहुंचे, ये मतलब अद्वितीय कहानी। और अभिनय में मेरे ख्याल से जो एक पूरी श्रृंखला है अभिनेताओं की, वो इरफान का नाम लिए बिना पूरी नहीं होती। अगर आप भारतीय सिनेमा की बात करें तो मैं मानता हूं कि मोतीलाल और बलराज साहनी या संजीव कुमार जैसे अभिनेताओं के बाद अगर इस जनरेशन में किसी का नाम लिया जाएगा तो वो इरफान का ही नाम लिया जाएगा। और ये दुख की बात ये है कि हम उन्हें शायद उनकी कला का, उनकी प्रतिभा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाए हैं। हम शायद पूरी तरह से हम इसके लिए पूरी तरह से अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराएं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा, हमारा मेन स्ट्रीम लोकप्रिय हिंदी सिनेमा
उस प्रतिभा का पूरी तरह दोहन ही नहीं कर पाया, वो उसका पूरी तरह उपयोग ही नहीं कर पाया। और इसीलिए पश्चिम की, वेस्ट की, हॉलीवुड की कई फिल्मों में उनका जो काम देखने को मिलता है वो एक सबूत है इस बात का कि हम कितना कम उनको जान पाए, कितना कम उनके अभिनय को देख पाए हैं। और मिहिर, आप अगर आप उनकी सारी फिल्में आपने देखी ही होगी, जी जी रवीश। तो किस इरफान को आप ज़्यादा चैलेंजिंग पाते हैं अभिनय में, कि ऐसा भी कोई अभिनय कर सकता है? वो नेमसेक है, मकबूल है, द लाइफ ऑफ पाई है, या इंग्लिश मीडियम है? रवीश, कौन सी फिल्म? इरफान की सबसे बड़ी बात यही है कि वो हर फिल्म उनकी आप देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये उनका सर्वश्रेष्ठ काम था। जब हमने उनको पान सिंह तोमर में देखा था तो ये बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि इससे ऊपर अभिनय करना, इससे इस लेवल से ऊपर जाके अभिनय करना शायद असंभव है, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी एक के बाद एक फिल्मों से साबित किया कि वो उस अभिनय को तोड़ सकते हैं। और ये कोई जन्मजात प्रतिभा वाली बात नहीं है। ये हमारे इंडस्ट्री में एक मशहूर चीज है कि पैदाइशी होता है अभिनय, तो लोग सीख के आते हैं। इरफान ने वो क्राफ्ट सीखा है और उनको अपने क्राफ्ट पे जो भरोसा था वही आप देखेंगे कि वो ऐसी भूमिकाओं में घुस जाते हैं जो कि शायद उनके परिवेश से, उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप नेमसेक देखिए। नेमसेक देखने के बाद में बहुत सारे बंगाली लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये आदमी बंगाली नहीं है। इरफान शूटिंग के लिए पहली बार अमेरिका गए थे, जब उस फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे। ये उनकी जीवनी, आप अगर जो अभी असीम छाबड़ा ने उनकी जीवनी लिखी है वो देखें तो उसमें उसकी शूटिंग के कुछ किस्से हैं। और वो अगर आप उपन्यास पढ़ें झुंपा लाहिड़ी का, बहुत सुंदर उपन्यास है। उस उपन्यास का नायक गोगोल है, लेकिन जब वो फिल्म में जाते हैं तो वो गोगोल की कहानी की बजाय वो अशोक गांगुली की कहानी बन जाती है। और वो अभिनय जो इरफान और तब्बू ने किया, वो एक नव दंपत्ति जो एक नए शहर के अंदर वो विस्थापन और वो पीड़ा, अपना घर छोड़ने का दुख, वो सब कैसे उनके चेहरे पे उभर के आता है। तो किस फिल्म की बात करें, किस फिल्म को छोड़ें, मैं यही कहूंगा कि उन्होंने सारी जिस भी भूमिका में वो गए उस भूमिका को अपना बना लिया। और ये मैं जब उनको पान सिंह तोमर में देख रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि पान सिंह तोमर देखते हुए कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये आदमी उसी जमीन, उस भिंड मुरैना की वो जो बोली उन्होंने पकड़ी है वो सच में वहां का रहने वाला नहीं। और उस फिल्म में मिहिर, इरफान का दौड़ना, हाँ, हतप्रभ करता था कि कोई दौड़ने को इस तरह के अभिनय में बदल सकता है। वो जो आमतौर से हम जोड़कर देखते हैं दौड़ने को कि कोई विजेता या चैंपियन दौड़ रहा है, हाँ। लेकिन कोई अपनी गरीबी लेकर, अपनी भूख लेकर दौड़ रहा हो, इस तरह के अभिनय में कम ही उसका बयान दिखता है। और इरफान के बारे में आप ये देखिए कि एक आंगिक अभिनय की जो पूरी आंखों से जो बात कहने का, और ऐसे कई दृश्य हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। वो दृश्य तो हमेशा पान सिंह तोमर का जिस पे बात की जाती है, जब वो चिल्ला रहे हैं कि कौन देगा इस बात का जवाब अपने दुश्मन को मारने के बाद, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। पूरा सिस्टम जो हमारे देश में ढह रहा है वो सिस्टम उनकी आंखों में दिखने लग जाता है उसके अंदर। और मैं वो छोटा सा दृश्य याद करूंगा जिसमें वो अपने बेटे को मिलने के लिए पुलिस अकादमी में आते हैं और दूर से अपने बेटे को देखते हैं और वो कैमरा रुक जाता है उनके ऊपर। मुझे लगता है कि कैमरे को अपने ऊपर ठहरने के बाद में हैंडल कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम जैसे लोग तो शायद एक सेकंड के लिए भी ये चैलेंज नहीं झेल सकते। इरफान जब पर्दे पे खड़े होते थे उसके बाद में आप किसी और तरफ आंख आपकी नहीं जाती थी। और आप अगर पीकू में देखें, वो अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लेकिन कई क्षण ऐसे हैं, और मैं ये कहते हुए हिचकूंगा नहीं, कई क्षण ऐसे हैं कि आपका ध्यान अमिताभ पे नहीं जाता। हालांकि अमिताभ की भूमिका बहुत मुखर भूमिका है उसमें, लेकिन इरफान ऐसा खींच लेते हैं आपको कि वो पूरक की तरह से काम करते हैं। और छोटी छोटी भूमिकाओं के अंदर इरफान ने इतना अद्भुत काम किया है। लाइफ ऑफ पाई के अंदर उनकी बहुत छोटी भूमिका है। मुख्य भूमिका तो उस लड़के की है जिन्होंने पाई पटेल का बचपन का रोल निभाया है, लेकिन वो छोटी सी भूमिका के अंदर वो एक छोटी सी बात कहने के लिए आते हैं जो उस उपन्यास का सार है कि विदा तो अल्टीमेटली सबको देनी ही है, लेकिन आपके मन में वो एक कसक रह जाती है कि आप उसे ठीक से विदा नहीं दे पाए। तो शायद हम सबके मन में वो कसक रह गई है कि हम शायद जो कर सकते थे उनके लिए वो नहीं कर पाए आज की इस स्थिति में। और मैं एक बात और कहूंगा रवीश यहाँ पे कि ये सब लोग आपको कह रहे हैं, मैंने भी ये कहा कि हम उनकी प्रतिभा से न्याय नहीं कर पाए,
लेकिन इससे ऐसा लगता है कि हम भविष्य में उनके साथ में बहुत सारा अच्छा काम करते जो हम नहीं कर पाए। असल में आप देखें तो हिंदी सिनेमा की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी यहाँ पे दिखाई देती है। इरफान 1980s में थिएटर से पढ़ के निकले थे, एनएसडी से। 1987-88 की फिल्मों में छोटे छोटे रोल में दिखाई देते हैं। मैं विदुनो चोपड़ा की एक फिल्म देख रहा था जिसमें कुछ सेकंड के लिए इरफान दिखाई देते हैं। मैं सलाम बॉम्बे का छोटा सा रोल याद कर सकता हूँ। सलाम बॉम्बे कब की फिल्म है? सलाम बॉम्बे 1988 की फिल्म है। और इरफान को पहली बार हमारे समाज ने पहचानना कब शुरू किया? इरफान को पहली बार मेरी आपकी जनरेशन के लोगों ने एक अभिनेता के तौर पे रिकॉग्निशन कब दी, लोकप्रियता कब दी? 2003-2004 में जाकर। हासिल वो पहली फिल्म है जिसके बाद में इरफान खान मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपनी जगह बनाते हैं। 15 साल वो आदमी संघर्ष कर रहा था। वो तब भी उतना ही अच्छा अभिनेता था, उसके पास में तब भी यही प्रतिभा थी। हमने उसकी पूरी जवानी को बर्बाद कर दिया। ये 90s का डिकेड हिंदी सिनेमा का जो बड़े बड़े स्टार पुत्रों को लॉन्च कर रहा था, वो इरफान की प्रतिभा को नहीं देख रहा था। और तब इरफान को टेलीविजन के ऊपर जगह मिली, रोजी रोटी मिली। भले ही आप टेलीविजन की दुनिया को कितनी भी गाली दें, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जिन्होंने उसके जरिए अपने जीवन को चलाया। नहीं तो हो सकता है उनको बंबई छोड़नी पड़ी होती, हो सकता है वो वापस आ गए होते। और 20 साल के बाद में उनको वो रिकॉग्निशन मिली। पान सिंह तोमर फिल्म बन के डब्बे में पड़ी रही। मैं खुद निर्देशक और फिल्म के लेखक की जबानी ये बात सुन चुका हूँ। 3 साल 4 साल तक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उसको रिलीज होने लायक फिल्म नहीं समझा, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी थी जो कि उनको लगा कि लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। और इरफान खान जानते थे कि वो उनके जीवन की सबसे अच्छे अभिनय में से एक है। फिल्म के लेखक जो है संजय चौहान, वो मुझे बता रहे थे एक बार जब मिले थे तो, कि इरफान रात में फोन करके रोते थे कि भाई मेरी फिल्म रिलीज करवा दो, क्योंकि उनको मालूम था पान सिंह तोमर रिलीज होगी तो उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुंचेगी। ऐसी कितनी फिल्में हैं जो शायद बन ही नहीं पाई उन 15 सालों में। ऐसी कितनी फिल्में हैं जो कि इरफान थे हमारे बीच, हम उनको पहचान नहीं पाए। और केवल एक इरफान नहीं, ऐसे कितने अभिनेता हैं जो हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। एक इरफान गए हैं। मेहर, आपने शुरू में इरफान का परिचय देते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आमतौर पे कमर्शियल सिनेमा में लोकप्रिय अभिनेताओं के लिए किया जाता है कि वो बहुत बड़े स्टार थे। आपने उन्हें कलात्मक फिल्मों का जो एक हाशिए का एक विशेषण हमने चुन रखा है कुछ अच्छे अभिनेताओं के लिए, ये ना कहते हुए कहा कि इरफान खान हमारे समय के, आपके समय के और हमारे समय के सबसे बड़े स्टार थे। सबसे बड़े स्टार, हाँ। और ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ रवीश, क्योंकि अगर आप शुद्ध कमर्शियल लेवल पे भी देखें तो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों में इरफान ने काम किया है। तो उस लेवल से भी आप देखें। और लीडिंग मैन क्या होता है? एक अभिनेता जो किसी फिल्म को अपने कंधे पे उठा के आगे बढ़ता है, वो क्या होता है? वो होता है जो कि पर्दे पे आए तो आपकी नजर उससे ना फिरे। इरफान मेरी जनरेशन में मैं उस तरह का कोई दूसरा अभिनेता नहीं देख पाता हूँ। और जब आप बात करते हैं कि खान त्रयी का पूरा 90s है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए तो एक ही खान है, वो इरफान खान है। उससे बड़ा अभिनेता हमारे सिनेमा ने कम से कम 80s के बाद में तो कोई दूसरा नहीं देखा। तो एक सितारा भी और एक पूरी ना हो सकी आस भी है हमारी कि वो हम क्या क्या ना देखते, उनके साथ में क्या क्या ना करते। और ये एक तरह से भारतीय सिनेमा की भी त्रासदी है कि जब इरफान खान अपने गोल्डन पीरियड में थे, जब हम उनकी जवानी को इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये हम सबको सोचना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर पांड्या, बहुत शुक्रिया रवीश बात करने के लिए। और जैसा कि मेहर बता रहे थे कि इरफान का कैनवस थोड़ा बड़ा है और आप दुनिया की उन फिल्मों की तो बात ही हम नहीं कर सके जो भारत के बाहर बनी है, लेकिन भारत में भी अगर आपने पान सिंह तोमर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए कि एक अभिनेता अपने किरदार को उस किरदार में किस तरह से हाड़ मांस डालकर खड़ा कर देता है। हम इंसान रोबोट बनाते हैं, मगर एक अभिनेता अपने किरदार से एक और इंसान बनाता है। ये फ़र्क है और इसलिए हम सब के दिलों में इरफान हमेशा के लिए रहेंगे, याद किए जाएंगे। और जब भी आप उन्हें पर्दे पर देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इतना सहज और इतना अच्छा और इतना बुलंदी से अभिनय करने वाला बहुत कम हुआ इस देश में। हुए हैं लोग अच्छे अभिनेता, पर उनमें एक इरफान खान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर आपका फिर से। हम अब बढ़ते हैं राजनीति की उन क्रूर खबरों की तरफ।
जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच से कोई गया है, हमारे बीच से कोई किसी ने ज़िंदगी को इतना कुछ भर के गया है, मगर राजनीति और जो सिस्टम की क्रूरताएं हैं वो चलती रहती हैं। अभी इस देश में बहस हो रही है कि क्या कुछ भगोड़ों को, ठगों को रिज़र्व बैंक ने या बैंक ने